हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया हो, मजे में हो। मैं यहाँ पे आया हूँ सीए सुमित मारू आपके साथ आपका रिवीजन कराने के लिए हमारे पावर ट्रैक बैच के अंदर, जहां हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे मार्च अटेम्प्ट के लिए। और आज मैं जो कि आपको पढ़ाता हूँ हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सब्जेक्ट, आज हम ये वीडियो में फटाफट रिवाइज करने वाले हैं सारे कंसेप्ट हमारे दो चैप्टर के अंदर के, जो कि प्लानिंग विद लिमिटिंग फैक्टर है और प्राइसिंग चैप्टर है। तो इसके अंदर के हम सारे कंसेप्ट फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे, प्लस इसके बाद जो कई कहीं पे जहां पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम वो भी साथ में सॉल्व करेंगे। तो गाइस, चालू करने के पहले सबसे पहले एक फटाक से रिकैप देता हूं जो हमने हमारे लास्ट सेशन में किया, जहां पे हमने हमारे ब्रेक इवन एनालिसिस किया, जो कि हमारा सीवीपी चैप्टर था, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने सबसे पहले एक ब्रेक इवन एनालिसिस किया, वो पॉइंट जहां पे आपका प्रॉफिट भी नहीं होता है और आपका लॉस भी नहीं होता है। इन शॉर्ट आपका एक बेंचमार्क रहेगा जिसको आपको फटाक से क्रॉस करना है ताकि आप प्रॉफिट करना चालू कर दो। ओके, ये हमने देखा कि आप सिंगल प्रोडक्ट के अंदर कैसे कैलकुलेट करते हो। तो हमने ब्रेक इवन पॉइंट देखा, विच इज नथिंग बट योर फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। रेवेन्यू में चाहिए तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सीएस रेशियो। सीएस रेशियो क्या होता है वो हमने ऑलरेडी देखा, जो था आपका कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। उसके बाद ये कि हमने मल्टीपल प्रोडक्ट के अंदर भी देखा, उसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय वेटेड एवरेज सीएस रेशियो करते हैं। सर, ये वेटेड एवरेज सीएस रेशियो क्या होता है? तो कंट्रीब्यूशन इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, या जो भी आपका रेशियो रहेगा हर यूनिट का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, उसको आप सबको मल्टीप्लाई करके एक वेटेड एवरेज सीएस रेशियो निकालोगे और फिक्स कॉस्ट को इस बार आप इससे डिवाइड करोगे ताकि आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट वापस मिल जाएगा। ये दोनों भी हमने मैथमेटिकली भी देखा और ग्राफिकली भी मैंने आपको बताया ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमने इन डिटेल बहुत सारी प्रैक्टिस भी की हमारे लास्ट सेशन के अंदर। उसके बाद हम गए थे हमारे इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, जहां पे मैंने आपको जो कि बोला था तो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गाइस, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक सस्टेनेबल अप्रोच, एक सस्टेनेबल कंसेप्ट है, जो कि नया कंसेप्ट है और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो प्लीज इसको आप कोई भी ऑप्शन में मत छोड़ना। ओके, अच्छी से पढ़ लेना एक दो बार अच्छी से, ताकि आपको अच्छी चीजें याद रहे और इसके ऊपर कोई भी एमसीक्यू या कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली आंसर कर पाओ। ओके, बिकॉज यस, इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एग्जाम के लिए तो है ही है, इसके साथ में आपके लाइफ के लिए भी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम अब आज की बात करूं तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे हमारा लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, कि जब आपके पास कोई कंस्टेंट है, जब आपके पास कोई चीज लिमिटेड है, तो वो चीज का आप मैक्सिमम ऑप्टिमम यूज कैसे करोगे, जिससे आप मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन कैसे अर्न करोगे, वो हम देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद वही हम देखेंगे एग्जैक्टली लिमिटिंग फैक्टर्स आप कैसे प्लान करने वाले हो। दो छोटे छोटे कंसेप्ट देखेंगे, एक स्लैक प्राइस और स्लैक क्या होता है, और एक शैडो प्राइस क्या होता है, जो कि बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन होता है। आई नो बहुत से बच्चों को इस पार्ट में बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन मैं आपका यहाँ पे डेफिनेटली पूरा क्या पूरा सॉल्व करने वाला हूं। ओके, एंड देन हम हमारे अगले टॉपिक के पास भी जाने वाले हैं, जो कि रहेगा आपका प्राइसिंग टेक्निक्स। ओके, प्राइसिंग टेक्निक्स के पास भी हम जाएंगे, जहां पे हमने अलग अलग जो टाइप के प्राइसिंग टेक्निक्स है आपके, उसके अंदर एक बड़ा मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट प्राइसिंग टेक्निक आता है, हम वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये रहेगा हमारा पूरा आज का एजेंडा। ये सारा डिस्कशन हम आज करने वाले हैं, ये सारी बातें आज हम फटाफट फटाफट रिवाइज करेंगे कंसेप्ट के लिए, ताकि आप इसको बार बार ध्यान में लेके बार बार आप इसको सुन सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। गाइज, ये जैसे लेक्चर आपको अभी यूट्यूब पे लाइव दिख रहा है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है, वैसे ही हमारे एप्लीकेशन में भी लाइव है। ओके, एप्लीकेशन में भी आप ये डेफिनेटली देख सकते हो। ओके, उसके साथ एप्लीकेशन पे आपको, चाहे अभी आप यूट्यूब पे देख रहे होगे, बट प्लीज गाइज एप्लीकेशन में जाओ और एप्लीकेशन पे जाकर, गाइज एक मिनट, या एप्लीकेशन में जाकर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपको मिलते हैं। तो हम चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं यहाँ पे, उसका आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम वहाँ पे मिलेगा, ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। उसके बाद एवरी वीकली देयर इज टेस्ट हैपनिंग, जो अगेन आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ताकि आपको वीकली जो प्लान है आपका वो सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ वो आपको समझेगा। एंड लास्ट, यस, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको कोई भी चीज में कोई भी कंसेप्ट है, अभी जैसे ये कुछ सेशन हमारे लाइव नहीं हो रहा है, तो आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आई है कोई भी चीज के ऊपर, आप वहां पे जाके क्वेरी में जा सकते हो, बिंदास आप क्वेरी पूछ सकते हो, आपकी क्वेरी को 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा। ओके, एंड यस, ऑब्वियसली सारे एसेंशियल नोटिफिकेशन भी आपको वहां से मिलेगा। तो प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक आवर एप्लीकेशन पीडब्ल्यू पे, जिसपे हमने एसीसी अलग से फाइनेंस कैटेगरी के अंदर लोड किया हुआ है। मैंने खास एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है कि आप इसका कैसा एक्सेस कर सकते हो और कैसे इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। अब आते हैं हम हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सब आए हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर। नो गाइस, लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? तो गाइस, लिमिटिंग फैक्टर जैसा नाम ही बोलता है, कोई चीज जो लिमिटेड है, जिसको मैं कंस्ट्रेंट भी बोल सकता हूं। ओके, कुछ चीजें लिमिटेड है। अब मेरे कोई प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें लगती है, मैन लगता है, मटेरियल लगता है, लेबर लगता है, ओवरहेड लगता है, अलग अलग टाइप की मशीन्स लगती है, बहुत सारी चीजें लगती है। लेकिन अब इन सब चीजों में से अगर कोई चीज लिमिटेड है, कोई चीज लिमिटेड है, तो हम उसका क्या करेंगे, मैक्सिमम यूज करना चाहिए, हम उससे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। तो ये होता है आपका लिमिटिंग फैक्टर। अब ये सर आपकी, देखो, नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन जनरली प्रॉफिट ओरिएंटेड है,
उनको एट द एंड तो सर मैक्सिमम प्रॉफिट करना है। तो बाकी बात सही है, जब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, जब आपके पास सेल्स आपको करना है, सेल ज्यादा से ज्यादा सेल करने की कोशिश करोगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करो। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आएगा जब आपके कुछ फैक्टर लिमिटेड हो जाएंगे। ओके, तो जब ये फैक्टर कुछ लिमिटेड हो जाएंगे तब आप क्या करोगे? तो इसका मैं एकदम बड़ा लॉजिकल आपको एकदम इजी एक्सप्लेनेशन देता हूं। ओके, जस्ट इमेजिन, समझो हमारी कंपनी है, समझो एप्पल कंपनी है। ओके, से एप्पल कंपनी बना थी आईफोन 15, 15 प्रो, 16, 16 प्रो मैक्स। ठीक है, अब समझो वो 15 से प्रॉफिट कमाती है 50,000, प्रो से कमाती है 60,000, 16 से प्रॉफिट कमाती है 60,000 और प्रो मैक्स से प्रॉफिट कमाती है 70,000। जस्ट एन रैंडम एग्जांपल। अब समझो एप्पल को पता चला कि वो जो चिप्स यूज करती है उसके कैमरा के अंदर, वो चिप्स की लिमिटेशन है मार्केट में। सी ऐसे तो वो क्या करेंगे, वो मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे ताकि इनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, तब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब वहां पे कुछ कंस्ट्रेंट है, कोई चीज कम है, कोई चीज लिमिटेड है। तो समझो एप्पल जो है वो जो चिप जो यूज करता है कैमरा के अंदर, वो उसका मार्केट में लिमिटेशन आ गया कुछ ना कुछ कारण की वजह से। अब मार्केट में ये चिप बड़ी कम अवेलेबल है। तो अब एप्पल क्या करेगा? तो अब पहले मैं आपको बताता हूं। समझो ये आपका समझो कंट्रीब्यूशन है फ्रॉम ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स। अब ये नंबर ऑफ चिप्स कितना यूज होता है हर फोन में, मैं आपको वो बताता हूं। से 15 के अंदर 5 चिप्स होती है, 16 के अंदर 7 चिप यूज होती है, सॉरी प्रो के अंदर 16 के अंदर लगभग लगभग 8 चिप यूज होती है, और प्रो मैक्स के अंदर सिर्फ 6 चिप यूज होती है। नया प्रोडक्शन है, नया टाइप का, इसलिए कम। कोई लॉजिक नहीं इसके पीछे, मैं आपको रैंडमली दे रहा हूं। अब आप मुझे बताओ कि आप सबसे ज्यादा क्या बनाना चाहोगे, सबसे ज्यादा क्या बनाना चाहोगे आप? सबसे ज्यादा आप बनाना चाहोगे 15 या 16 या प्रो 15 प्रो या 16 प्रो मैक्स? यस गाइस, यस। अगर मैं नॉर्मली बात करूं दोस्तों, तो नॉर्मली तो आप क्या बोलोगे, सर यार सर सिंपल सिंपल काम है, प्रो मैक्स का प्रॉफिट सबसे ज्यादा दिख रहा है तो हम प्रो मैक्स ही बनाएंगे ना सर। वो नॉर्मल कंडीशन में होता। लेकिन यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, यहाँ पे चिप्स का कंस्टेंट है, चिप्स कुछ कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे पर चिप प्रॉफिट। यहाँ पे काम करो, यहाँ पे 10 ले लो। यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर चिप, कंट्रीब्यूशन पर चिप की। जो चिप चिप कम है ना, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा सर पर चिप का, हम उसको दे देंगे पहला प्रेफरेंस। एकदम सिंपल है सर। तो देखो प्रो मैक्स सर पर चिप प्रॉफिट सिर्फ 7,000 दे रहा है, राइट। और वही जो 16 है, आईफोन 16 है, वो हमें पर चिप प्रॉफिट दे रहा है 7,500। प्रो की अगर हम बात करें सर, तो प्रो हमको प्रॉफिट दे रहा है लगभग 8,571। और अगर मैं 15 के बारे में बात करूं, तो 15 मुझे प्रॉफिट दे रहा है लगभग 10,000। सी क्या किया मैंने, मैंने क्या किया, कंट्रीब्यूशन पर चिप निकाला। पर चिप क्यों निकाला? क्योंकि चिप इज द लिमिटेड रिसोर्स। लिमिटेड रिसोर्स को हम बॉटलनेक रिसोर्स भी बोलेंगे। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। ओके, अभी तो आप ये समझो। सुनो ये, अब देखो, अब मुझे बताओ आप सबसे ज्यादा क्या बनाना चाहोगे, क्योंकि आपके पास चिप्स लिमिटेड है। तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस किसको दोगे सर? ऑब्वियसली 15 को। सेकंड प्रेफरेंस यहां पे मिलेगा, थर्ड प्रेफरेंस सर हम यहां पे देंगे, और फोर्थ प्रेफरेंस हम यहां पर देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आपने क्या किया, बेसिकली आपने किया कंट्रीब्यूशन पर लिमिटेड रिसोर्स, कैन आई से लाइक दिस। और उसके बाद आपने दी रैंकिंग। ओके, तो एग्जैक्टली इसी तरीके से आपका प्रैक्टिस से, प्रैक्टिकल में भी लिमिटिंग फैक्टर का आपका क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल में भी लिमिटिंग फैक्टर का यूज आप करोगे, प्रैक्टिस में भी लिमिटिंग फैक्टर का इस तरीके से यूज करोगे। अब मैंने आपको बोला सर ये चिप को आप कंस्टेंट बोलोगे, लिमिटिंग फैक्टर बोलोगे, या बॉटलनेक भी बोलोगे। अब बॉटलनेक क्यों बोलोगे? देखो, क्योंकि देखो अब ये बॉटल है, समझो पानी की। ओके, अब देखो ये बॉटल का फ्लो तो इतना जा सकता है, लेकिन ये नेक की वजह से फ्लो कम हो जाएगा, थोड़ा ही पानी बाहर आएगा। तो इसको हम बोलते हैं बॉटलनेक एक्टिविटी। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं, बॉटलनेक, क्योंकि बाकी डिमांड ज्यादा है, मटेरियल है, सब कुछ है, लेबर है, सब कुछ है, लेकिन चिप कम है। तो चिप की वजह से सारा प्रोडक्शन हमें कम करना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से आप काम करेंगे। तो अगर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन के बारे में बात करूं कि आपका अगर एक लिमिटिंग फैक्टर है, तो आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो कुछ स्टेप्स है इसके। ओके,
कुछ स्टेप्स है आपके प्रैक्टिकली लिमिटिंग फैक्टर सॉल्व करने का। सबसे पहला स्टेप रहेगा कि आप आइडेंटिफाई करोगे कि लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है। ओके, दूसरा आप अभी आइडेंटिफाई करोगे पहले तो लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है प्रैक्टिकली, जो सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अच्छा ये आपको बता रहा हूं मैं थ्योरेटिकली क्या कंसेप्ट होता है इसका। आइडेंटिफाई करने के बाद आप कोशिश करोगे कि इसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो। थर्ड, सारे प्लान इसके अकॉर्डिंगली बना दो। मतलब अभी जब मेरे पास चिप्स लगने के लिए सिर्फ 100 ही फोन है तो मैं 1000 फोन बनाकर क्या करूंगा, तो मेरे सारे प्लान जो रहेंगे वो इसके अकॉर्डिंगली बन जाएंगे कि कितने आपके पास चिप्स हैं। फोर्थ, प्लान टू एक्सप्लॉइट और एक्सपांड इट। अब कोशिश करो कि आप इसको एक्सपांड करो। एंड स्टेप 5, अगेन गो टू स्टेप 1, आइडेंटिफाई न्यू बॉटलनेक। तो इस तरीके से हम कंटिन्यूस ग्रोथ करते रहेंगे। तो अभी सर हम 100 ही फोन बना पाए तो हम क्या करेंगे कि हम इस चीज प्रोसेस को बढ़ा दें ताकि बॉटलनेक ना रहे, और फिर वापस नया बॉटलनेक निकालेंगे। अगर मैं प्रैक्टिकली क्वेश्चन बोलूं कि आप प्रैक्टिकली ये लिमिटिंग फैक्टर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो गाइस, सबसे पहले आपकी हमेशा स्टेप रहेगी कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो ये स्टेप्स आपने सेम टू सेम थ्रूपुट में भी की थी, सिर्फ डिफरेंस क्या था, हमने थ्रूपुट के अंदर थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया था। ओके, सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला। दूसरा, राइट स्केयर रिसोर्स पर यूनिट। तीसरा, आप करोगे 1/2 को, जो कि कंट्रीब्यूशन पर रिसोर्स अपॉन स्केयर रिसोर्स। फिर आप दोगे फोर्थ में रैंकिंग। ओके, इनको आप रैंकिंग दोगे कि क्या रैंक से आपने बनाना चाहिए। ओके, एंड देन फिफ्थ में आप करोगे अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो इस तरीके से आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहेगा लिमिटिंग फैक्टर का सॉल्व हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? यस। तो ये 5 स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो ये 5 स्टेप में आपका लिमिटेड फैक्टर का क्वेश्चन ठीक से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिर स्केयर रिसोर्स, फिर हाफ जो रहेगा आपका, हाफ जो भी आपका रहेगा, हाफ मतलब आपका 1/2 करोगे आप, जो 1/2 मतलब स्टेप 1 बाय स्टेप 2 कंट्रीब्यूशन अपॉन स्केयर रिसोर्स, उसके हिसाब से आप रैंक दोगे और फिर आप वो हिसाब से यहाँ पे अलोकेशन आपका चालू कर दोगे। ओके, एक आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके बताता हूं, आप सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। समझो आई हैव यूनिट ए बी सी। Unit A gives me contribution of 50, B gives me contribution of 80 and C gives me contribution of 100. तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। मेरा लिमिटिंग फैक्टर जो है वो है लेबर आर। मेरे पास कुछ लेबर आर लिमिटेड है। ओके, अब लिमिटिंग फैक्टर है लेबर आर, तो ए को लगता है समझो से 5 लेबर आर्स, बी को लगते हैं 6 लेबर आर्स और सी को लगते हैं हमारे 12 लेबर आर। ओके, तो स्टेप 1 हो गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। स्टेप 2 हो गया आपका लिमिटिंग फैक्टर जो कि लेबर आर हमने पर यूनिट लिख दिया। स्टेप 3 क्या रहेगा गाइस आपका, स्टेप 1 बाय स्टेप 2 जो कि कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय स्केयर रिसोर्स। तो यहां पे देखो, यहां पे पर लेबर आर मैं 10 अर्न कर रहा हूं। ओके, यहां पे मैं पर लेबर आर 80 डिवाइड बाय 6 अर्न कर रहा हूं, लगभग 13/3 13.33। और यहां पे मैं पर लेबर आर अर्न कर रहा हूं 8.33। तो हमने क्या किया, क्योंकि लेबर आर रिसोर्स लिमिटेड है, लेबर्स लिमिटेड है, तो हमने क्या किया, हमने देख लिया कि भाई पर लेबर आर हमें एक प्रोडक्ट कितना दे रहा है, तो बस इसी के हिसाब से हम रैंकिंग कर देंगे। ओके, फर्स्ट रैंक किसको मिलेगा, बी को, सेकेंड रैंक ए को एंड थर्ड रैंक मिलेगा आपके सी को। ओके, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा रैंकिंग। अब हम क्या करेंगे गाइस, आप करेगा हम अलोकेशन ऑफ रिसोर्स से, जो डिमांड आपको क्वेश्चन में दी हुई है से demand for A is 1000 unit, for B is 1500 units and for C is say 2000 units. ओके, और आपके पास जो आर अवेलेबल है वो है, मैं बोलता हूं रुको, से 17,000 आवर्स लेबर आवर्स हमारे पास अवेलेबल है। टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल आर 17,000। अब हम करेंगे स्टेप 5 विच इज अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। अब ध्यान दो कैसे करेंगे ये, मैं आपको प्रॉपर पूरा एग्जांपल समझा के दे रहा हूं ताकि आपको बाद में अंडरस्टैंडिंग में कोई भी डिफिकल्टी ना रहे। ओके, अलोकेशन ऑफ रिसोर्स में हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास टोटल कितने लेबर आवर्स है जो कि लिमिटेड है 17,000। सबसे पहला प्रेफरेंस देंगे हम बी को, तो बी के हम मैक्सिमम यूनिट बनाना चाहिए क्योंकि पर लेबर आवर बी हमें मैक्सिमम दे रहा है। तो बी के हम पूरे 1500 यूनिट बनाएंगे और 1500 यूनिट के लिए कितना आवर्स लगेंगे, पर यूनिट 6 आवर्स। तो कितना टोटल लगेगा गाइस,
9,000। तो अब ये 17,000 में से 9,000 तो ए बी के लिए चले गए। कितने बचे? 8,000। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे? अब हम देंगे ए को प्रेफरेंस। ए की कितनी डिमांड है? 1,000 यूनिट की डिमांड है, हर यूनिट को 5 आर चाहिए, तो ए कितना लेके जाएगा? 5,000। अब कितने लेबर आवर्स बचे हमारे पास? सिर्फ 3,000। अब ये जो 3,000 हमारे लेबर आवर्स बचे हैं, अब हम क्या करेंगे? इसमें से सिर्फ बनाएंगे सी। तो सी कितना बनेगा आपका? 3,000 डिवाइड बाय, एक को चाहिए 12, राइट? सो 3,000 डिवाइड बाय 12 विच कम्स टू ओनली 250 यूनिट्स ऑफ सी। सो 250 यूनिट्स ऑफ सी बनेगा, 1,000 यूनिट्स ऑफ ए बन जाएंगे और 1,500 यूनिट्स ऑफ बी बन जाएंगे। इस तरीके से आप आपके लिमिटिंग फैक्टर को अलोकेट करोगे ताकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आए। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, आई गेस आप सबको क्लियर है। नहीं क्लियर है तो प्लीज आप कमेंट कर देना गाइस। मैं करूंगा कि आपका मैं आपका कमेंट पे या फिर हमारे जो क्वेरी सेशन आपके हमारे एप्लीकेशन पे आ जाइए दोस्तों, तो आपको वहां पे वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं आता हूं स्लैक की तरफ। सर अब ये स्लैक क्या होता है? स्लैक जो कि आपको वर्ड बोलता है, जो कि ये वर्ड का मीनिंग है स्लैक। स्लैक मतलब क्या? कुछ चीज पड़ गई है, गिर गई है, खाली पड़ी है, स्लैक, राइट? ये हमारा सीजन बड़ा स्लैक रहा, मतलब ठंडा रहा, मंद रहा, राइट? दैट इज स्लैक। तो अब स्लैक मतलब क्या होता है हमारी लिमिटिंग रिसोर्स के कंसेप्ट में? सो पे अटेंशन गाइस, क्या होता है स्लैक? सी, अब जैसे मैंने आपको बताया कि लेबर आवर्स के कमी की वजह से ए तो पूरा बन गया, बी भी पूरा बन गया, पर सी हमारे सिर्फ 300 यूनिट से बन पाए। ओके, लेबर आवर के कमी की वजह से समझो हमारे पास मटेरियल अवेलेबिलिटी तो बहुत था। ओके, मटेरियल अवेलेबिलिटी हमारे लिए हमारे पास बहुत था, पर लेबर आवर की कमी की वजह से मटेरियल पूरा हम यूज नहीं कर पाए। तो जो मटेरियल हमारा अवेलेबल है पर यूज नहीं हो पा रहा है क्योंकि लेबर ही खत्म हो गया है, इस मटेरियल को हम बोलेंगे, इस रिसोर्स को हम बोलेंगे स्लैक। फॉर एग्जाम्पल, समझो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया स्किल्ड लेबर का, कि स्किल्ड लेबर लिमिटेड है, जो हमको लगते थे एबीसी के लिए। अनस्किल्ड लेबर भी होते हैं। अनस्किल्ड लेबर समझो हर यूनिट के लिए एक ही आर लगता है। तो 1,000 आर ए का लग गया, ठीक है, 1,500 आर बी का लग गया, ठीक है, 300 आर सी का लग गया। अब सी उससे ज्यादा तो बना ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि स्किल्ड लेबर ही नहीं है हमारे पास। तो टोटल आर्स कितने लगे हमें अनस्किल्ड लेबर के? अराउंड 2,800। बट से हमारे पास अवेलेबल आर्स 3,000 थे। तो स्लैक क्या हुआ दोस्तों? ये हो गया आपका स्लैक। समझा? तो स्लैक मतलब वो चीज जो आपके पास एक्सेस पड़ी रह गई क्योंकि दूसरी चीज लिमिटेड थी। तो क्योंकि यहाँ पे स्किल लेबर आवर्स खत्म हो गए, हमारे अनस्किल लेबर आवर पूरे यूज ही नहीं हो पाए। तो जितने यूज नहीं हो पाए उसको हम बोलेंगे स्लैक। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस? नाउ ओके गाइस, अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो भी थोड़ी इंटरेस्टिंग है, शैडो प्राइस जिसे, या हम जिसे हम बोलते हैं ड्यूल प्राइस भी। अब ये ड्यूल प्राइस क्या है? तो देखो, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। बहुत से बच्चों को कंसेप्ट ही नहीं समझता है, इसलिए ये ऑप्शन में छोड़ देते, बट ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समझो, इधर ध्यान से देखो। अब देखो, जो आपका यूनिट था सी, ओके, वो मुझे क्या कर रहा है? अब वो कम बन रहा है, राइट? डिमांड उसकी कितनी है? देखो, यूनिट सी की हमारी डिमांड है 2,000 यूनिट्स। ओके, यूनिट सी की हमारी डिमांड है इसकी हमारी 2,000 यूनिट्स, पर हम कितना बना पा रहे हैं? हम बना पा रहे हैं सिर्फ 300 यूनिट्स। कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा हमें यूनिट सी? सी यूनिट सी का कंट्रीब्यूशन है आपका 100।
क्या बोलते हैं 100 पर यूनिट, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है यूनिट सी का आपका 100, बट क्योंकि लेबर आर की कमी है, आप क्या कर रहे हो, आप यूनिट सी नहीं बना पा रहे हो। से करंटली आप स्किल लेबर जो आपके पास कम है उनको पेमेंट देते हो से 200 रुपीज पर आवर, ओके। स्किल लेबर को हमारा पेमेंट जाता है 200 रुपीज पर आवर, आई एम सेइंग। बट क्योंकि मार्केट में कम है, हम ये सी नहीं बना पा रहे हैं, हम सिर्फ 1300 बना पा रहे हैं। 1700 की डिमांड हम सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है बट 1700 की डिमांड हमारी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। तो अब हम क्या करेंगे इसके चक्कर में, इस केस में हम क्या कर सकते हैं। तो पेटेंशन एवरीवन, देखो अभी देखो मेरा सी से पर यूनिट 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन लूज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, भाई मेरे पास तो स्किल लेबर नहीं है, मार्केट में बोलूंगा भाई 200 में, तो 200 में कोई स्किल लेबर को मेरे पास आना है क्या। सब बोलेंगे सर हमें हमारा जॉब मिल रहा है 200 में, हम आपके पास क्यों आए। तो मैं उनकी प्राइस कितने से बढ़ा सकता हूं, उनकी प्राइस कितने से बढ़ा सकता हूं मैं, वो बताता है आपका ड्यूल प्राइस। क्यों सर आप कैसे बढ़ा सकते हो इनकी प्राइस, क्योंकि देखो ना यार, मैं 100 रुपीज पर यूनिट ऑफ सी अर्न कर रहा हूं, जो मैं नहीं अर्न कर पा रहा हूं। क्यों, क्योंकि मेरे पास स्किल लेबर की कमी है। तो जस्ट इमेजिन, अगर ये मैं 100 रुपीज पूरे क्या पूरे इनको दे दूं तो भी चलेगा ना भाई, तो भी नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो ड्यूल प्राइस इज द मैक्सिमम प्राइस इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा प्राइस, मैक्सिमम प्राइस जो आप वो लिमिटिंग रिसोर्स को देने के लिए तैयार हो। तो मैं बोलूंगा भाई 200 में नहीं आ रहा, 220 में आ, 220 में नहीं आ रहा, 250 में आ, 250 में, 270 में आ, क्योंकि स्टिल आई एम मेकिंग 30 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मेरे पास लेबर 270 में भी आया, 270 में भी मेरे पास लेबर आया, स्टिल मेरा 30 रुपए का तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना पर यूनिट, समझ रहा है। तो ड्यूल प्राइसेस क्या सर, आप वो मैक्सिमम प्राइस कितनी देने तैयार हो आप आपके लेबर को, तो मैं मैक्सिमम 300 तक देने तैयार हूं। क्यों सर 300 में नो प्रॉफिट, अरे बात कर रहे हैं हम, जब निगोशिएट करेंगे तो हमको पता होना चाहिए ना हम मैक्सिमम कितने लेवल तक जा सकते हैं, समझ रहा है सबको। तो ड्यूल प्राइस जो होता है वो ये होता है, वो आपको ये बताता है कि आप मैक्सिमम कितने प्राइस तक जा सकते हो, इसको हम शैडो प्राइस भी बोलते हैं। अब बहुत से आप एग्जांपल में आप देखोगे कि आपको शैडो प्राइस कैसे कैलकुलेट करना, तो एकदम सिंपल है दोस्तों। जो करंट लेवल है ना, करंट लेवल पे आपका क्या टोटल कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो देखो। करंट लेवल में एक यूनिट को ऐड करो, जो भी आपका कम बन रहा है वो यूनिट का एक ऐड करो और फिर कंट्रीब्यूशन निकालो। तो समझो करंट लेवल पे मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है समझो 15,000, और अगर मैं एक यूनिट ऐड करता हूं तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ रहा है 15,150। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस इज अबाउट आई कैन एडिशनल पे फॉर द लिमिटेड रिसोर्स। समझ रहा है क्यों, क्योंकि देखो ना एक यूनिट अगर मेरा बढ़ रहा है तो मेरा 150 से कंट्रीब्यूशन बढ़ा, तो जो लिमिटेड रिसोर्स है मेरे पास उसको जाके बोलूंगा भाई 150 रख, 100 रख कम से कम चल, पर बना दे कम से कम 50 का तो कंट्रीब्यूशन मेरा बढ़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आप क्या समझो, मेरे मेरे पहले बन रहे थे पहले मेरे बन रहे थे सिर्फ 300 यूनिट, अब मैं क्या करूंगा 301 यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन वो निकालूंगा, और जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है मेरा वो मैं मेरे लिमिटेड रिसोर्स को देने के लिए तैयार हूं। तो जैसे मेरा लिमिटेड रिसोर्स अभी 200 का है, तो एडिशनल कंट्रीब्यूशन मैं 100 देने के लिए तैयार हूं। इस केस में समझो मेरा जो भी मेरा लिमिटेड रिसोर्स है समझो 500 का होगा, तो मैं उसको और 150 तक देने तैयार हूं, विच कैन गो टू 650। सो 650 विल बी माय शैडो प्राइस। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, राइट। चलो समझ गए तो फिर फटाक से एक समझ की, तुम्हारी समझ की परीक्षा में ले लेता हूं फटाक से। समझो अगर मेरा यूनिट का कॉस्ट है, अगर मेरा यूनिट का कंट्रीब्यूशन टोटल कंट्रीब्यूशन है अभी, एक काम करो सॉरी, यूनिट का कॉस्ट है पर यूनिट कॉस्ट स्केयर रिसोर्स का है 50। अभी मैं 5000 यूनिट बना पा रहा हूँ, 5000 यूनिट पे मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन हो रहा है से 25,250। अब मैं क्या करूंगा, टोटल कंट्रीब्यूशन निकालूंगा 5001 यूनिट पे, तो समझो वो आया मेरा 250270। प्लीज सेमी मेरा शैडो प्राइस क्या रहेगा, चलो गाइस फटाफट बताओ मेरा शैडो प्राइस क्या रहेगा।
डन, एवरीवन क्लियर? ओके, चलो हम बढ़ते अब आगे। ओके, अब एक मिनट रुको, दैट्स इट। तो यहां पे हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है, जो कि आपका चैप्टर था विच वाज लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस। अब इसके बाद हम दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं। दूसरा फैक्टर जो है आपका, वो है आपका प्राइसिंग। ओके, जो चैप्टर है आपका वो है प्राइसिंग। अब जो प्राइसिंग चैप्टर है, इसके अंदर सबसे पहले आप देखते हो कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट रहते हैं, जो आपके अपने इकोनॉमिक्स में बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, मुझे उसकी गारंटी है। ठीक है, ओके, तो अब प्राइसिंग के अंदर हमने देखा है कि एक होता है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, बड़ा कॉम्पिटिटिव होता है। ओके, इसके अंदर है ना देयर आर जीरो एंट्री एंड जीरो एग्जिट। कोई एंट्री नहीं होती है और कोई एग्जिट नहीं होता है। ओके, मतलब क्या, मतलब कोई एंट्री फी नहीं है, कोई एंट्री रेगुलेशन नहीं, जिसको आना है मार्केट में आएगा, जिसको निकलना निकल जाएगा। कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई कंपनी मेंबरी बना, कोई भी कभी भी आ सकता है, कोई भी कभी भी जा सकता है। जिसके अंदर सभी लोगों के पास परफेक्ट इंफॉर्मेशन, भाई सबको पूरा पूरा ज्ञान है, दुनिया भर का ज्ञान है। और कंपनीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, सारे कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और तो और सारे प्रोडक्ट भी एक तरीके के हैं। सर इतनी सारी बातें एक ही चीज में, यस, इसलिए तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल होता है। ओके, प्रैक्टिकली इतना सब कुछ एक ही मार्केट में होना पॉसिबल नहीं है। ये हो गया आपका परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अब जो दूसरा मार्केट है आपका, वो है इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसके एग्जांपल है मोनोपोली, जैसे आईआरसीटीसी। पूरे बिजनेस में, पूरे इंडिया में एक ही जन है जो ट्रेन चलाता है। ओके, तो ये हो गया मोनोपोली। तो अब आईआरसीटीसी वालों को जो रेट लगाना लगा सकते हैं, आपको चुपचाप जाके उनसे ही पास ही ट्रैवल करना है, ट्रेन में ही ट्रैवल करना है। एक होता है ओलिगोपोली, जो आपने इसका ओपेक एक एग्जांपल तो बड़ा अच्छी से सुना होगा। ओपेक कंट्रीज, जहां पे 4 5 7 8 10 जन मिलके पूरा मार्केट कंट्रोल करते हैं, तो ओपेक कंट्रीज जैसे कंट्रोल करते हैं। और एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसके अंदर थोड़े सिमिलर टाइप के लोग हैं, दो तीन लोग हैं, जो अगेन पूरा मार्केट कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, जैसे अगर मैं ऑनलाइन डिलीवरी के बारे में बात करूं, तो स्विगी की जोमैटो, उसके अलावा ऑप्शन एज सच कुछ नहीं है। इसलिए वो बीच में आया था ना, बीच में वो क्या नाम था उसका, कुछ तो भी आया था बीच में, हमारा गवर्नमेंट का भी इंड आईएस कुछ तो भी था उसका नाम, यार मैं भूल गया। राइट, तो आप बोल सकते हो, आप कमेंट कर देना क्या नाम था उसका। राइट, तो वैसा हो सकता है। ओके, तो बेसिकली दो टाइप के आपके मार्केट्स होते हैं। नाउ, अगर मैं अभी 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 मैं अगर बात करूं, तो सुनो, तो दो टाइप के मार्केट है, एक तो परफेक्टली जो कि थ्योरेटिकल है, एक इम्परफेक्टली जो मोनोपोलिस्ट ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है। अब आगे की जो बात है, नाउ गाइस, नाउ कमिंग टू द ब्रॉड अप्रोचेस इन दिस प्लानिंग। अब ये जो प्लानिंग स्टेज रहेगी आपकी, उसके अंदर जो ब्रॉड अप्रोचेस रहेगी आपके, जो प्राइसिंग के अंदर जो स्टेजेस रहेगी, प्लानिंग एक्चुअली प्राइसिंग, सॉरी वेट अ मिनट, आई विल जस्ट अपडेट दिस। ऑटो करेक्ट ले लिया शायद से उसने। या, अब जो आपके ये प्राइसिंग जो होगा, अब यहाँ पे हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली आप प्राइसिंग कैसे करोगे कोई भी चीज के लिए, ताकि आपको अगेन मैक्सिमम प्रॉफिट कैसा हो। सबसे पहला जो अप्रोच आपका डिमांड बेस्ड रहेगा, कि डिमांड जैसे जैसे है वैसे आप प्राइस करो। जैसे डिमांड बढ़ती है, तो आप थोड़ा प्राइस बढ़ा दो, ताकि डिमांड थोड़ी कम, डिमांड कंट्रोल में आएगी और आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बिकेगा। बट वी नो अगेन दैट डिमांड एंड प्राइस हैव इनवर्स रिलेशनशिप, क्योंकि अगर आपने प्राइस बढ़ाई तो डिमांड कम होगी, प्राइस कम की तो डिमांड बढ़ेगी, इसमें तो आप एक्सपर्ट हो। दूसरा होता है एकदम सिंपल सर, कॉस्ट बेस्ड प्राइस। जितनी कॉस्ट है उसका 5-10% बढ़ा दो और सीधा प्राइस लगा दो, कॉस्ट प्लस प्राइस। तो अगर मेरा प्रोडक्ट बनता है 100, तो डाई फ्लैट 10% सर ऐड कर दो, हमेशा 110 में प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो कॉस्ट बेस में कॉस्ट बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा, कॉस्ट कम होगी, प्राइस कम होगा, हमारा प्रॉफिट सिंपल रहेगा, जो कि रहेगा फ्लैट, जो भी परसेंटेज हमने डिसाइड किया है वो। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कुछ मार्केटिंग बेस्ड अप्रोचेस, कुछ मार्केटिंग बेस्ड प्रैक्टिसेस जो आप प्राइसिंग के लिए होती है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती है, जो पूरा थ्योरी पार्ट है, बट वो भी आप पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से भी बहुत सी बार एमसीक्यू क्वेश्चन आपके आते हैं। ओके, सो नाउ हियर फर्दर, फर्स्ट जो आपका अप्रोच है, जो कि आपका अल्जेब्रिक अप्रोच, या जिसको मैं अगेन वापस कुछ डिमांड बेस्ड अप्रोच भी बोल सकता हूं। अब ये अप्रोच आपका ये बोलता है दोस्तों, कि आपका जो प्राइसिंग होगा, या आपका जो प्राइसिंग रहता है, ये प्राइसिंग में हम एक चीज ट्राई करेंगे, कि आपका पहला तो बेसिक यही फंक्शन रहेगा कि आपको क्या मैक्सिमाइज करना है दोस्तों, हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। राइट, अब तो हमने एक एक चीज देखी कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम होता है व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज द प्लेस जहां पे आपका प्रॉफिट हमेशा सबसे ज्यादा रहेगा। आप ऐसे कैसे बता पा रहे हो सर, तो समझो, एकदम एकदम सिंपल है, देखो।
मार्जिनल रेवेन्यू मतलब क्या? एडिशनल रेवेन्यू, ओके। और मार्जिनल कॉस्ट मतलब क्या? एडिशनल कॉस्ट। तो जब मेरी एडिशनल कॉस्ट विल बी इक्वल टू एडिशनल रेवेन्यू, दैट इज द प्लेस वेयर आई एम गोइंग टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। अब कैसे प्रूव करना है मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर समझो मेरी एडिशनल कॉस्ट है 100 रुपीज, एक यूनिट को बनाने की एडिशनल कॉस्ट है मेरी 100 रुपीज, ठीक है, और उससे मेरा एडिशनल रेवेन्यू आ रहा है से 150, तो मेरा प्रॉफिट होगा 50 का, राइट। 150 में बेच रहा हूं, 100 में बना रहा हूं, प्रॉफिट हुआ 150 का, ग्रेट, नो प्रॉब्लम, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हो गया सर हमारे यहां पर, ओके। उसके बाद समझो अब ये प्राइस होके बढ़ के हुई 130, सर सेलिंग प्राइस अभी भी 150 है, तो प्रॉफिट स्टिल हुआ मुझे कितना, 20 का, नो प्रॉब्लम, सेल मोर, नो इश्यू। सी बिकॉज अरे एनीवेज आपका मार्जिनल कॉस्टिंग यही बोलता है कि जब कब आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, आप बिंदास सेल करते रहो, जब तक चलेगा, जब तक जितना सेल कर सकते हो उतना सेल करते रहो आप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, समझो अब हुआ आपका मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, मतलब मार्जिनल कॉस्ट भी 150 और रेवेन्यू भी 150, समझो ये कंडीशन में कॉस्ट भी 150 है और आपका रेवेन्यू भी 150 है, तो अब ये कंडीशन में क्या होगा? तो देखो ये कंडीशन में आपको होगा जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, राइट। 150 में हमने सेल किया प्रोडक्ट को, 150 हमने प्रोडक्ट से कमाया, तो सर नो प्रॉफिट नो लॉस नो टेंशन सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं सर, तो एकदम सिंपल है, ओके। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, राइट। अब समझो अब क्या हुआ, अब इसके बाद आपका कॉस्ट हो गया 170, ओके, बट मेरा रेवेन्यू अभी भी कितना रहा, अभी भी मेरा रेवेन्यू है 150 ही, अब होने लगा आपको लॉस। तो अब आप मुझे बोलो कि कहां पे आप रुकना चाहोगे, कौन से स्टेज पे आप रुकना चाहोगे? दोस्तों हम रुकना चाहेंगे सर इधर ही, क्योंकि इधर आपको एडिशनल प्रॉफिट होना बंद हो गया, इसीलिए दिस इज द स्टेज वेर यू विल हैव मैक्सिमम प्रॉफिट, क्योंकि ये सब प्रॉफिट ऐड होते जाएगा जितने भी पहले के यूनिट्स हैं, तो ये स्टेज रहेगा जहां जिसके बाद आपको लॉस होना चालू हो जाएगा। सो सर दिस इज द ऑप्टिमम लेवल वेर वी वांट आवर सेल्फ टू बी, क्योंकि इसके बाद हमें पता है सर इसके बाद हमें होने लग जाएगा लॉस। तो ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा कि हमको पहुंचना है मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि वो टारगेट पे आप कमाओगे सबसे ज्यादा प्रॉफिट, ओके। सो नाउ गाइस हियर, अब ये जो क्वेश्चंस रहेंगे इसके अंदर आपको निकालना रहेगा कि आपको क्या रेवेन्यू टारगेट करना है और क्या कॉस्ट आपको लगानी है, जिससे आपको आपकी जो सोची हुई प्राइस है वो आपको मिल जाए, ओके। ओके, तो गाइस एक मिनट, हम्म, अब आपको एक चीज पता है, एक आपकी इक्वेशन आपको कॉस्ट की पता है, दैट प्राइस इज इक्वल टू योर व्हाट वी से फिक्स्ड कॉस्ट प्लस व्हाट वी से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, ये आपको पता है, जहां पे बी होता है आपका ग्रेडियंट, ओके। यही हम यहाँ पे आपकी इक्वेशन यूज करेंगे, यही आपकी प्राइस की भी इक्वेशन रहेगी जो हम यूज करेंगे ताकि आपकी ऑप्टिमम प्राइस यहाँ पर पता चले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बी कैलकुलेट करेंगे। बी क्या होगा आपका? बी होगा आपका सिंपल चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ओके। प्राइस में जो चेंज आया, आपको दो अलग अलग फैक्टर दिए जाएगी प्राइस के, और क्वांटिटी के दो अलग अलग आपको लेवल दी जाएगी, तो प्राइस में जो चेंज आया डिवाइड बाय जो क्वांटिटी में चेंज आया। उसके बाद ए रहेगा आपका वो प्राइस जहां पे आपकी डिमांड जीरो है, मतलब हाईएस्ट प्राइस। ए रहेगा आपका ऐसे प्राइस जहां पे आपका डिमांड जीरो है। तो आपको यहां पे इक्वेशन दी जाएगी, वो इक्वेशन से आपको आपके बी फाइंड करनी है और आपको ए फाइंड करना है, ताकि आपकी ये इक्वेशन क्लियर हो जाए। ये आपकी रहेगी पहली स्टेप। दूसरी बात हमको ये भी पता है, आपको ये इक्वेशन पता होगी, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू नथिंग बट ए माइनस 2BQ, ओके। अब ये दोनों ये इक्वेशन यूज करके हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, हम वो क्वांटिटी निकालेंगे जहां पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमम रहेगा, मतलब जहां पे आपका एमसी इज इक्वल टू एमआर है। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या है? वी हैव टू इक्वलाइज एमआर इज इक्वल टू एमसी, राइट।
तो अभी एमआर की इक्वेशन हम यहां पे यूज करेंगे, एमसी विच इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। तो ये इक्वेशन यूज करके हम निकालेंगे यहां पे क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जहां पे आपका एमआर इज इक्वल टू एमसी, और ये क्वांटिटी हम वापस प्लेस करेंगे हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, जहां पे ये वापस प्लेस करिए हमारे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, जहां पे आपको ये मिल जाएगा, जहां पे आपको प्राइस मिल जाएगा। सो यू विल गेट अ प्राइस जो आपको चार्ज करनी है, यू विल गेट क्वांटिटी जो आपकी सेल होगी, जहां पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है। समझा? नहीं समझा? सर बड़ा कंफ्यूजन हो गया आपने जो बोला उसके बाद, मुझे पता है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक स्लाइड ऐड करता हूं और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन फटाक से इसका ले लेता हूं, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आए, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझो मेरे सेल्स प्राइस है 300, जिसके ऊपर अभी डिमांड जब भी सेल होते मेरे 500 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद समझो मेरी सेल्स प्राइस है दो दो आपको लेवल हमेशा दी जाएगी 330, जिसके ऊपर मेरी डिमांड है 400। तो देखो प्राइस बढ़ी, डिमांड कम हो गई। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन समझो दिया है, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू से 90 पर यूनिट। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है कि आपकी कौन सी लेवल पे मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रहेगा और आपका मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन भी कितना रहेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी इक्वेशन निकालेंगे, P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू। ओके, ये बी माइनस में क्यों है, क्योंकि क्वांटिटी हम यहाँ पे सी लीनियर रिलेशनशिप देख रहे हैं किसके अंदर, क्वांटिटी और प्राइस की, दोनों इनवर्स है, तो ये ऑटोमेटिक आंसर में ही मैं माइनस लिख रहा हूं। तो आपको वापस बी का आंसर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये माइनस में ही हमेशा रहेगा। ओके, क्योंकि मैं पहले यहां पे माइनस लिख रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पे फाइंड कर रहा हूं बी, विच इज चेंज इन व्हाट गाइस, यस, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो प्राइस में देखो कितना चेंज है, विच कम्स टू 30 डिवाइड बाय क्वांटिटी में कितना चेंज है 100। अगेन बोल रहा हूं, इसका आंसर माइनस में ही आएगा, तो डबल बार माइनस मत करना। ओके, दिस कम्स टू 0.3। उसके बाद ए निकालते हैं हम। ए मतलब क्या, मैंने आपको बोला था, वो प्राइस जहां पे आपकी क्या बोलते हैं, जहां वो प्राइस जहां पर आपका सेल्स हाईएस्ट रहेगा, सॉरी जहां पे आपकी प्राइस हाईएस्ट रहेगी और आपका सेल्स जीरो हो जाएगा, हाईएस्ट प्राइस यू कैन चार्ज। तो अब ये आप कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो इसमें से और आप कैलकुलेट कर लो। समझो हम ये इक्वेशन में डालते हैं ऊपर वाले इक्वेशन में, तो देखो आपको मिलेगा यहां पर, जस्ट अ मिनट, देखो तो यहाँ पे आपको मिलेगा, प्राइस हमने चार्ज की समझो 300, ए हमें नहीं पता, बी हमें पता 0.3 है, और क्वांटिटी कितनी आई हमें 300 पे, 500 की क्वांटिटी आई। ओके, सो देखो ये सॉल्व करो, 500 इंटू 0.3 माइनस प्लस 300, सो 450। सो ए इज इक्वल टू 450। तो यहाँ पे हमें दो चीज बेसिक मिल गई, ए और बी। एवरीवन क्लियर? तो पहले क्या किया हमने, बी कैलकुलेट किया, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, फिर उसके बाद वो कोई भी एक इक्वेशन में डाल के हमने ए कैलकुलेट किया। उसके बाद अब हमें पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू व्हाट गाइस, ए माइनस 2 BQ। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 450 माइनस 0.6 इंटू क्यू। अब हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि हमें मार्जिनल रेवेन्यू को क्या करना है, मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल करना रहेगा। तो अब देखो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, मार्जिनल रेवेन्यू जो अभी यहां पे है 450 इज इक्वल टू माइनस 0.6Q इज इक्वल टू 90, यहां से लिया मैंने, राइट। सॉल्विंग दिस मेरा Q का आंसर आएगा 600। देखो एक बार चेक करना है तो एक बार मुझे 450 इंटू क्या था 0.6 है ये, तो ये 450 ये वहां पे जाएगा प्लस हो जाएगा, 90 यहाँ पे माइनस होगा, करेक्ट 600। ओके, अब मेरे पास क्वांटिटी भी है, ये मैं वापस ये इक्वेशन में डालूंगा और मैं प्राइस भी निकाल दूंगा। सो नाउ सी, मुझे ढूंढना है क्या प्राइस मुझे चार्ज करनी है। तो मेरा ए तो 450 पता है मुझे, माइनस 0.3 मुझे क्वांटिटी मिलेगी 600। तो सी दिस इक्वेशन ऑलवेज यू कैन यूज कि क्या प्राइस चार्ज करनी है, क्या क्वांटिटी सेल करनी पड़ेगी, क्या क्वांटिटी सेल करूंगा तो मैं क्या प्राइस मिलेगा, दोनों वाइस वर्सा। तो P इज इक्वल टू 450 माइनस 180, तो मैं क्या प्राइस चार्ज करूंगा 270। सो सी इफ आई चार्ज 270, 600 का रेवेन्यू मिलेगा, और ये वो पॉइंट रहेगा जहां मेरा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। और अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने मुझे पूछा कैलकुलेट करने के लिए, टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्राइस है 270, वेरिएबल कॉस्ट है 90,
सो 270 माइनस 90, कितने यूनिट सेल करूंगा मैं? 600. सो दिस कम्स टू 1,08,000. एवरीवन क्लियर? सो इतना सिंपल है, आप इस तरीके से कर सकते हो. आई नो गाइस, मुझे थोड़ा फास्ट करना पड़ा आपको. पूरा किसी कोई अगर फर्स्ट टाइम समझ रहा होगा तो उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग इसको नहीं आएगा. आई कैन से दिस व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने चीजें फास्ट ली है. ये चीज मैं पूरा एक क्लास में ये एक ही चीज पढ़ाता हूँ. आज मैंने ये सिर्फ आपको मिनिमम 15-20 मिनट के अंदर पढ़ाया है. ओके, सो गाइस व्हाई, बिकॉज दिस इज मेंट फॉर रिविजन. ओके, क्योंकि मुझे उन बच्चों को टारगेट करना है जिनकी पढ़ाई हो गई है और जो मार्च में एग्जाम देने वाले हैं. तो मैंने ये थोड़ा फास्ट लिया है, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट. अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, हमारी रेगुलर बैचेस मार्च से चालू होगी, वहां पे आप देखना, आपको पूरा पूरा आराम से समझ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी. और जैसे मैंने आपको बोला, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज वेरी सिंपल. इसके अंदर हम क्या करते हैं, सिंपली जो भी आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट लेते हैं, उसके ऊपर जो भी फिक्स परसेंटेज है 10, 8, 5, 2, वो वैसे क्या वैसे हम ऐड कर देते हैं और आपका प्राइस बना देते हैं. उसके बाद कुछ प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है जो कि मार्केट बेस्ड होती है. देखो कितनी सारी मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी है, तो सब मैं आपको फटाफट फटाफट अच्छे से समझा देता हूं, आप समझ लो. और कहीं पे अगेन वापस कुछ क्वेरी होगी तो मुझे प्लीज बता दो. ओके, सबसे पहली जो है आपकी, वो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो अभी जस्ट अपन ने डिस्कस की. कॉस्ट रहेगा, उसके ऊपर जो प्राइस लगेगी आप वो डायरेक्ट दे दोगे. ओके, उसके बाद जो प्राइस रहेगी आपकी, वो मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी रहेगी. मार्केट स्कीमिंग में हम क्या करेंगे दोस्तों, आपकी प्राइस जो है हम लॉन्च करते से ही हाई रखेंगे और मे भी बाद में धीरे 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 वो लो हो जाए. तो जनरली क्या होता है, ये कहां पे फॉलो होता है पता है, ये जनरली फॉलो होता है आपके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर. तो आप देख सकते हो आईफोन की भी प्राइस जैसे लॉन्च होता है नई ज्यादा प्राइस रहती है, फिर एक आध 6 महीने बाद, एक साल बाद धीरे 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 वो कम हो जाती है. लैपटॉप्स ले लो, कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर्स ले लो, आप टीवी ले लो, तो इलेक्ट्रॉनिक जिसके ऊपर हेवी R&D कॉस्ट रहता है, वैसी चीजें जनरली आपकी इस तरीके से जाती है मार्केट स्किमिंग से, जो पहले हाईएस्ट रहती है फिर धीरे 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 कम हो जाती है. उसके बाद जो रहती है आपकी, वो होती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग. अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग का बेस्ट एग्जांपल मैं दूं तो जियो, जहां पे आपकी प्राइस इनिशियली लो होती है और धीरे 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 आप बढ़ा देते हो. तो पहले तो देखो 3, 4, 6 महीने हमें जियो फ्री में था, फिर 100, 150 में हुआ, फिर 200, 250 में हुआ, 300, 400 में हो गया अभी. तो पहले आप क्या करते हो, मार्केट में पेनिट्रेट करना चाहते हो, क्योंकि क्यों, बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, आपको मार्केट के अंदर घुसना है. तो घुसने के लिए हम प्राइस सबसे कम रखते हैं और फिर धीरे 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 वो प्राइस को बढ़ाना चालू कर देते हैं. जैसे हमें मार्केट शेयर आना चालू होगा, जैसे जैसे हम प्राइस को बढ़ाना चालू कर देते हैं. ओके, उसके बाद जो आपका तीसरा होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्राइसिंग. इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट सस्ते में देते हैं क्योंकि उससे हमें पता है उसके साथ जो प्रोडक्ट जाएगा उसमें हम पैसा कमा लेंगे. तो जनरली जनरली ये होता है प्रिंटर्स के अंदर. प्रिंटर्स के अंदर आप देखोगे ना, तो प्रिंटर आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा और उसके बाद जो उसकी कार्ट्रिज होती है वो आपको एक्सपेंसिव मिलती है. सो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, हम इसमें नहीं कमाएंगे, दूसरे में कमा लेंगे. ओके, उसके बाद आती है आपकी एक प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, जिसके अंदर पूरे प्रोडक्ट लाइन की हम एक तरीके की एक वे की एक हिसाब से प्राइसिंग रखते हो. उसके बाद एकदम सिंपल आता है आपका होलसेल वाला प्राइसिंग, वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, जहां पे आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वैसे वैसे डिस्काउंट बढ़ेगा. तो हम देखते हैं ना, बाय 1 10% ऑफ, बाय 2 20% ऑफ, बाय 3 30% ऑफ, बाय 4 50% ऑफ, राइट, 4 एंड अबाउ. तो वॉल्यूम डिस्काउंटिंग, इसमें हम फोकस करते हैं कि ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम लेके जाए. हमें हमारे स्टॉक जब क्लियर करने होते हैं तब हम ऐसी प्राइसिंग लगाते हैं ताकि हमारी चीजें ज्यादा से ज्यादा सेल हो, लोग जितना लेने आए उसे थोड़ा ज्यादा सेल कर दें. ओके, ऐसे टाइम पे हम यूज करेंगे हमारी वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंटिंग. देन कम्स प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. अब ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो स्ट्रेटजी होती है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, अलग अलग मार्केट के अंदर अलग अलग प्राइस रखते हैं. ओके, जैसे अंदर हम वेस्टर्न रीजन में अलग रखेंगे, नॉर्दर्न रीजन में अलग रखेंगे, सदर्न इंडिया में अलग रखेंगे, नॉर्थ रीजन में, या फिर स्टेट वाइज, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज, या फिर एरिया वाइज, या फिर रीजन वाइज, या फिर इनफैक्ट एक सिटी के अंदर भी आप देखोगे ना, अगर कोई मॉल के अंदर कोई चीज बेच रहा है तो वहां पे अलग प्राइस है, और अगर वही बाहर के आउटलेट में बेच रहा है तो वहां अलग प्राइस है. तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं हम, कोई भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, वॉट एवर इट मे बी. तो वो जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रहेगी. एंड लास्ट वुड बी योर रिलेवेंट कॉस्ट प्राइसिंग, जिसका अपने आप में एक पूरा बड़ा चैप्टर है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ रिलेवेंट कॉस्ट देखते हैं, और रिलेवेंट कॉस्ट देख के हमें जो प्राइस सबसे अप टू डेट, सबसे अप्रोप्रिएट लगती है, हम वो प्राइस वहां पर रख देते हैं. ओके, तो इस तरीके से होती है आपकी अदर स्ट्रैटेजीज, जो कि यहाँ पे एज सच आपके अल्जेब्रिक अप्रोच वगैरह पे नहीं है, बल्कि मार्केट बेस्ड, मार्केट अलग अलग मार्केटिंग के अप्रोच के हिसाब से दी गई है. यस, ये भी आपको पढ़नी है, एक बार जस्ट गो थ्रू करो.
हर प्राइस के अपने अपने एडवांटेज डिसएडवांटेजेस भी है, जो भी आपको आराम से पढ़ना है, क्योंकि वहां पे भी उसके ऊपर भी आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। Okay, everyone. So these were all the prizes type. Okay. With this, guys, we finish our session. Okay. ये जो क्वेश्चन है ये आपके मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इसमें मुझे टाइम वापस डालना नहीं है, आप सॉल्व करो। कोई भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है आपको, तो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हो। आपके नोट्स में ये आपको मिल जाएगी, जो कि नोट्स आपकी अपडेट होती है, जो कि नोट्स आपको मिलती है आपके एप्लीकेशन के ऊपर। ओके गाइस, नाउ समरी में हम फटाफट आपको बता दूं तो हमने 2 चैप्टर देखे। सबसे पहले हमने देखा एक लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस, और उसके बाद हमने देखा प्राइसिंग चैप्टर। लिमिटिंग फैक्टर के अंदर हमने देखा कि हम कैसे प्रोडक्ट के 5 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसे आपका यहाँ पे एक कंस्टेंट को हम कैसे मैक्सिमम यूज करके उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। और प्राइसिंग के अंदर पहले तो हमने एक स्ट्रैटेजी देखी कि आपका जब मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये लेवल पे आपके हाईएस्ट प्रॉफिट रहेगा, ये लेवल पे आप कैसे पहुंचोगे, तो उसके लिए हमने देखा था हम इक्वेशन, 2 इक्वेशन और यूज करते हैं। एक P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू एंड MR इज इक्वल टू A माइनस 2BQ। इनको यूज करके हम वो क्वांटिटी और वो प्राइस ढूंढ सकते हैं जहां पे आपको पहुंचना है। और उसके बाद हमने वैरायटी ऑफ अलग अलग मार्केटिंग बेस्ड अप्रोचेस भी देखे, जो आपके प्राइसिंग के लिए यूज होता है। ओके, तो मैंने ट्राई किया गाइस कम टाइम में मैक्सिमम चीजें कवर करने का। ओके, आई होप मैंने मैक्सिमम चीज कवर की, कहीं कहीं पे मे भी छूट भी गई होगी, तो प्लीज आप लोग वो डिटेल में देखना। और डेफिनेटली कोई भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज बताना। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर, जो भी एसीसी करना चाहते हैं, कर रहे हैं या रिवीजन करना चाहते हैं, ताकि वो भी इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। ओके गाइस, सो विद दिस लेट्स एंड आवर सेशन। हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जहां पे हम करेंगे हमारे अगले चैप्टर्स का रिवीजन। बाय बाय, टेक केयर।